जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 नई जानकारियां लेकर आया। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। 8वें वेतन आयोग में कुछ वैकेंसी निकाली है, कुछ नियुक्ति निकाली है कंसल्टेंट की। आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी पर दोस्तों एक नोटिफिकेशन है, एक लेटर है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 8 सीपीसी पर लगातार काम जारी है। 8 सीपीसी लगातार नियुक्तियां निकाल रहा है, वैकेंसी निकाल रहा है। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पेंशन लेने पहुंचे बुजुर्ग और दिव्यांग बेटे के अकाउंट में आए 15 अरब रुपए, यानी कि 1500 करोड़। जी हाँ दोस्तों, एक बुजुर्ग पेंशनर्स थे, पेंशन निकालने के लिए वो बैंक में गए, लेकिन अचानक उसी वक्त उनके अकाउंट में टोटल अमाउंट रिफ्लेक्ट करने लगा 1500 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर खाते में अचानक कहीं से आपके पैसे आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, एक एडवाइस देकर आगे समझाऊंगा। साथ ही साथ इन पेंशनर की छोटी सी स्टोरी भी मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपके खाते में एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता है तो फिर क्या करना होता है पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को, आगे समझाऊंगा। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी का गजट नोटिफिकेशन, 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है आ गया 8 पे कमीशन का भारत सरकार का राजपत्र। 8 सीपीसी खुशखबरी, सिफारिशें दी जाएंगी फिटनेस फैक्टर पर, पेंशन सैलरी बढ़ाने पर। जनवरी 2026 से लागू 8 सीपीसी। जी हाँ दोस्तों, एक गजट नोटिफिकेशन है जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा 8 सीपीसी से संबंधित। क्या है पूरा लेटर, क्या है राजपत्र, क्या है गजट नोटिफिकेशन, आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारी है जिन पर मैं बात करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा। सारी जानकारियां समझाने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं या फिर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 30%, और कितनों ने किया है? 69%। तो दोस्तों आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, ताकि आपको नई जानकारियां, 8 सीपीसी की नई जानकारियां, पेंशन की जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। तो लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली दोस्तों मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए। सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, 8वें वेतन आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में सलाहकारों, कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने अभी नियुक्तियां पूरी नहीं करी हैं, लगातार वो वैकेंसी निकाल रहा है। 8 सीपीसी को जरूरत है कुछ कंसल्टेंट की, सलाहकारों की, जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे। अब दोस्तों इसी पर एक नोटिफिकेशन भी जारी करा गया था, जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, यह है पूरा नोटिफिकेशन। आखिरी तारीख है 31 अगस्त 2026। 1.80 लाख तक मिलेगी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। जो अपॉइंट करे जाएंगे सलाहकार, उनको सैलरी दी जाएगी 1 लाख से ऊपर। जी हाँ दोस्तों, 1.80 लाख उनकी सैलरी होगी। लगातार ये 8 सीपीसी पर काम करेंगे, और दोस्तों ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कुछ समय के लिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये 8 सीपीसी की वेबसाइट है। अब दोस्तों यहां पे देखिए कौन कौन सी कैटेगरी है जो कंसल्टेंट अपॉइंट करे जाएंगे। सबसे पहले है कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट। फुल टाइम के लिए इनकी सैलरी होगी 1,80,000, 1,80,000, और पार्ट टाइम के लिए 12 डेज ए मंथ 90,000 रुपए, और फिर पार्ट टाइम 6 डेज ए मंथ 6 दिनों के लिए 45,000 रुपए। अब दोस्तों यहां पे कंसल्टेंट, जो ऊपर वाले थे वो थे सीनियर कंसल्टेंट, अब जो नीचे वाले हैं वो है कंसल्टेंट।
इनकी सैलरी होगी फुल टाइम 1,20,000, पार्ट टाइम 12 दिन के लिए मंथ में 60,000 रुपए, फिर पार्ट टाइम 6 दिन के लिए मंथ में 30,000 रुपए, फिर कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल ये भी चाहिए, इनकी सैलरी होगी फुल टाइम के लिए 90,000 रुपए, पार्ट टाइम के लिए 45,000, 6 दिन के लिए पार्ट टाइम के लिए 22,500। तो दोस्तों यहां पे 3 कंसल्टेंट चाहिए, 3 की नियुक्ति यहां पे निकाली है कंसल्टेंट के रूप में। आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप कंसल्टेंट अपॉइंट होना चाहते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट विद ईदर ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई। मास्टर होना चाहिए या फिर एमबीए होना चाहिए, डिग्री इन विद फाइनेंस या फिर ह्यूमन रिसोर्स। जी हाँ दोस्तों, एमबीए होना चाहिए या फिर मास्टर होना चाहिए, एचआर होने चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिमिलर सब्जेक्ट और इसी के अनुसार, या फिर एलएलबी इनरोल्ड विद बार काउंसिल, या फिर एलएलबी होने चाहिए, बार एसोसिएशन विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन लॉ रिसर्च, साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ रिसर्च का, और हैविंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सर्विस मैटर इन द ट्रिब्यूनल कोर्ट एज एन एडवोकेट। जी हाँ दोस्तों, या तो आप वकील रहे हो, आपको कोर्ट की पूरी जानकारी हो, या फिर आप एएफटी में, हाई कोर्ट में वकील रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस आपका हो, यानी एलएलबी आपका हो। तो दोस्तों दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, तभी आप कंसल्टेंट के रूप में 8 सीपीसी में लग सकते हैं। इतनी आपकी सैलरी होगी। और दोस्तों लास्ट डेट मैंने आपको यहां पे बता दी, लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026, अगले महीने की लास्ट डेट है। तो आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको यहां पे बता दी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पेंशन लेने पहुंचे बुजुर्ग और दिव्यांग बेटे के अकाउंट में आए 15 अरब रुपए, यानी कि 1500 करोड़ रुपए। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पेंशन निकालने पहुंचे एक बुजुर्ग और उनके दिव्यांग बेटे के अकाउंट में अचानक 15 अरब यानी कि 1500 करोड़ रुपए आ गए। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक केस है जो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन है इंडिया टीवी की। पेंशन लेने पहुंचे बुजुर्ग और दिव्यांग बेटे के अकाउंट में आए 15 अरब रुपए यानी कि 1500 करोड़। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पेंशन निकालने पहुंचे एक बुजुर्ग और उनके दिव्यांग बेटे के अकाउंट में अचानक 15 अरब रुपए आ गए। जी हाँ दोस्तों, ये समझकर कि पेंशन क्रेडिट हुई है, पेंशन निकाली जाए, लेकिन दोस्तों जब खाता चेक किया तो उसमें 15 अरब रुपए यानी कि 1500 करोड़। कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने पल भर के लिए एक गरीब परिवार को अरबपति बना दिया। अगले ही पल सब कुछ जीरो हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक गरीब परिवार था, एक पेंशनर थे, साथ ही साथ एक दिव्यांग बेटा भी था। खाते में पेंशन आई, निकालने वो पहुंचे बैंक में, लेकिन अचानक उनके खाते में 1500 करोड़। हालांकि कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में वो पैसा गायब भी हो गया। अब दोस्तों आगे सुनिए क्या हुआ। मामला मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के तथिया सीहो गांव का है, जहां वृद्धावस्था पेंशन निकालने पहुंचे एक बुजुर्ग, जी हाँ दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन इनके खाते में आई थी और उनके दिव्यांग बेटे के बैंक खातों में अचानक कुल मिलाकर करीब 15 अरब 1500 करोड़ रुपए का बैलेंस दिखाई देने लगा। हालांकि कुदरत और तकनीकी गड़बड़ी का ऐसा खेल चला कि महज 10 मिनट के भीतर ये पूरी राशि गायब हो गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कई बार हो जाता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण, कुछ टेक्निकल गलतियों के कारण। यानी आपके खाते में कुछ पैसा रहता है लेकिन वो अमाउंट अचानक बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कई पेंशनर्स के साथ, फैमिली पेंशनर्स के साथ। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आपको वो पैसा निकालना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, वो पैसा निकालने की कोशिश करी। इन्होंने सोचा कि मेरी शायद लॉटरी लग गई है। अब इन्होंने पैसा निकालने की कोशिश करी, लेकिन कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में इनका खाता खाली हो गया। जी हाँ दोस्तों, इनका बैलेंस जीरो हो गया। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपके खाते में आता है तो पहले उसकी जांच करी जाए कि वो पैसा आया कहां से है,
और इसका पता कौन देगा? बैंक देगा, सीपीपीसी देगा। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं, हर एक महीने, हर एक साल आपको अपनी अकाउंट स्टेटमेंट चेक करनी है। उसमें चीजें देखनी है कि क्या चीज क्रेडिट हुई। हर एक चीज दोस्तों आपको देखनी है अपनी बैंक पासबुक को निकालकर कि कौन सा पैसा आपके खाते में आ रहा है, क्या आपने डेबिट किया। क्योंकि दोस्तों आजकल के टाइम में कब कोई पैसा आपके खाते में आ जाए, फिर आपको दिक्कत हो जाए, तो उससे पहले आपको पता लगाना है कि जो आपके खाते में पैसा आया है वो किस चीज का पैसा है। अगर पैसा आया है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको बैंक सीपीपीसी से लेनी है। अगर गलत पैसा आ गया है तो तुरंत तुरंत वो वापस भी करवाना है एक एप्लीकेशन देकर। अगर आपका पैसा है, आप ही का पैसा है, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर गलती से कहीं दूसरे अकाउंट से, हो सकता है कि वो फ्रॉड अकाउंट हो, तो ये चेक आपको करना है। अपना अकाउंट स्टेटमेंट आपको बार बार देखती रहनी है, चाहे तो महीने में देखिए या फिर 15 से 20 दिन में देखिए। जरूर अपना बैलेंस चेक करना है कि कोई अननोन पैसा तो आपके खाते में नहीं आ गया, अनवांटेड पैसा तो आपके खाते में नहीं आ गया, ये जरूर चेक करना है। अब दोस्तों ऐसे इनके साथ हुआ, एकदम से 1500 करोड़ इनके खाते में दिखाई देने लगे। और दोस्तों जैसे ये निकालने की कोशिश करने लगे तो ट्रांजैक्शन फेल्ड आने लगा, वो पैसा निकला ही नहीं, और 10 मिनट के अंदर इनका पूरा खाता खाली हो गया, वो बैलेंस जीरो हो गया। तो दोस्तों एक नई ये कहानी थी, एक नई स्टोरी थी, अभी की है दोस्तों ये 13 जुलाई 2026 की। तो मैंने आपको एक एडवाइस दे दी, तो आपको करना क्या है, अगर एक्स्ट्रा पैसा आपके खाते में आ जाता है तुरंत उसको वापस करवाना है। और पैसा वो निकालना नहीं है, अगर आ भी गया तो पैसा मत निकालेगा जब तक वो पैसा वापस नहीं चला जाता। ये मैंने आपको एडवाइस दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं 8 सीपीसी के नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी का गजट नोटिफिकेशन, 5 महत्वपूर्ण पॉइंट जो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रभावित कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के गजट नोटिफिकेशन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जानकारी है 8 सीपीसी पर, इसलिए ध्यान से समझिएगा। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग महत्वपूर्ण अपडेट, राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित 5 महत्वपूर्ण प्रावधान जो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रभावित कर सकते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की राजपत्र अधिसूचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि आयोग का जनादेश मूल वेतन संशोधन से कहीं अधिक व्यापक है। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी सिर्फ आपकी पे पेंशन ही रिवाइज नहीं करेगा, साथ ही साथ जो भत्ते हैं उनको भी बढ़ाएगा, उसकी भी सिफारिश देगा। फिर क्या लिखा है, यहां 5 प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जब 8 सीपीसी आपको मिलेगा तो उसमें कर्मचारियों और पेंशन से संबंधित काफी चीजें इंक्लूड होगी। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाएगी, पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज करी जाएगी, और कर्मचारियों से संबंधित जो भत्ते हैं, अलाउंस है, उसको भी रिवाइज करा जाएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सभी भत्तों की व्यापक समीक्षा। जी हां दोस्तों, जितने भी भत्ते हैं उन सब की सिफारिश दी जाएगी। अगर कुछ भत्ते कम भी हो सकते हैं आपके, कुछ भत्ते आपके बढ़ाए भी जा सकते हैं। आयोग सभी मौजूदा भत्तों और पात्रता शर्तों की समीक्षा करेगा। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी करेगा क्या, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आयोग सभी मौजूदा भत्तों और पात्रता शर्तों की समीक्षा करेगा, सभी भत्तों को देखेगा। जैसा मैंने आपको बताया, जो वेतन आयोग है वो कम भत्ते भी डिसाइड कर सकता है, कुछ भत्तों को बढ़ा भी सकता है कर्मचारियों से संबंधित। इसमें भत्तों के युक्तिकरण या फिर विलय की सिफारिश भी की जा सकती है। जी हां दोस्तों, कुछ भत्तों को मर्ज भी किया जा सकता है 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, जो पुराने भत्ते हैं उनको आपस में मर्ज भी किया जा सकता है। फिर क्या लिखा है, वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर सरलीकृत पात्रता नियम और संशोधित दरें सुझाई जा सकती है। जी हां दोस्तों, भत्तों के लिए कुछ नए रूल्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं 8वें वेतन आयोग के द्वारा, जब 8 सीपीसी सिफारिशें बनाएगा 8वें वेतन आयोग पर। तो दोस्तों ये तो भत्तों की बात हुई, अलाउंसेस की बात हुई। फिर क्या लिखा है, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI प्रणाली। जी हां दोस्तों, अब प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन क्या है, कार्य क्षेत्र की शर्तों के अनुसार मौजूदा बोनस और प्रदर्शन प्रोत्साहन प्रणाली की जांच करना आवश्यक है।
जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है इन दिनों वेतन आयोग कुछ डेटा मंगा रहा है अलग अलग विभागों से, कर्मचारियों से संबंधित। और दोस्तों उसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2026। यानी कि दोस्तों कर्मचारियों की जो वेतन बैंड है, पे बैंड है, कर्मचारी एनपीएस में है, यूपीएस में है, कर्मचारियों का अभी सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, सब चीजें वेतन आयोग को मालूम होनी चाहिए। तभी वो 8 सीपीसी की नई सिफारिशें बना पाएगा कर्मचारियों की पे से संबंधित। यही दोस्तों इसमें लिखा है, कार्य क्षेत्र की शर्तों के अनुसार मौजूदा बोनस प्रदर्शन प्रोत्साहन प्रणाली की जांच करना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी कैसा काम कर रहे हैं तो वो भी वेतन आयोग देख रहा है। भविष्य की सिफारिशों में मापने योग्य प्रदर्शन और उत्पादकता पर अधिक जोर दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, भविष्य की सिफारिशें यानी कि कर्मचारियों का प्रदर्शन कैसा है, किस तरीके की उनकी पे को रिवाइज करा जाए, किस तरीके का पे स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सारी चीज वेतन आयोग देखेगा। फिर क्या लिखा है, पेंशन, एनपीएस, यूपीएस और ग्रेजुएटी की समीक्षा चल रही है। जी हाँ दोस्तों, वेतन आयोग पेंशन की, एनपीएस की, यूपीएस की और ग्रेजुएटी की समीक्षा करेगा और उस पर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, सिफारिशें बनाएगा। आयोग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस, यूपीएस और साथ ही साथ डीसीआरजी, जिसे हम डेथ कम ग्रेजुएटी बोलते हैं, ग्रेजुएटी और पेंशन लाभों की जांच करेगा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन बनाएगा, ग्रेजुएटी की सिफारिश रखेगा, एनपीएस, यूपीएस की भी सिफारिशें करेगा, सारा कुछ देखेगा वेतन आयोग। एनपीएस और गैर एनपीएस दोनों कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ प्रमुख फोकस क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, अब वेतन आयोग सबसे पहले क्या करेगा, वेतन आयोग का सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा कि ऐसे कितने पेंशनर्स हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो एनपीएस में है, यूपीएस में है, ये सारी चीजें देखेगा वेतन आयोग, तब वो सिफारिशें बनाएगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, निजी क्षेत्र और सीपीएसयू के साथ तुलना। आयोग को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे कि सीपीएसयू और निजी क्षेत्र में वेतन संरचनाओं और सेवा शर्तों का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो उनके कर्मचारी हैं, तो दोस्तों उनकी सैलरी का भी यहां पे स्ट्रक्चर बना के देगा, उनकी सैलरी किस तरीके से बनाई जाएगी। जो पीएसयू के कर्मचारी हैं या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उससे संबंधित डेटा का भी एनालाइज करेगा वेतन आयोग। फिर दोस्तों क्या लिखा है आगे, इसका उद्देश्य वित्तीय रूप से जिम्मेदार रहते हुए सरकार को प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद करना है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ वेतन आयोग डिसाइड करेगा। अंतरिम रिपोर्ट की अनुमति है। जी हाँ दोस्तों, वेतन आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है सरकार को। राजपत्र आयोग को विशिष्ट मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। जी हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि 18 महीने जब खत्म होगा तभी वेतन आयोग सरकार को रिपोर्ट देगा। अगर 5-6 महीने पहले ही, 6 महीने पहले ही, 2 महीने पहले ही अगर वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट बना लेता है तो दोस्तों उस पर अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है। अब जैसा आपको पता है 18 महीने कब खत्म हो रहे हैं, अगले साल, यानी अप्रैल मई जून के आसपास। तो अगर वेतन आयोग का पहले ही काम निपट जाता है, आधा काम निपट जाता है, सिफारिशें तैयार हो जाती है, तो एक अंतरिम रिपोर्ट बना के जो वेतन आयोग है वो सरकार को सौंप सकता है। अतः कुछ विषयों पर सिफारिशें अंतिम व्यापक रिपोर्ट से पहले ही की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ सिफारिशें पहले भी निकल के आ जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले भी दी जा सकती हैं सरकार को, यानी वेतन आयोग जब लागू होगा तब लागू होगा। अगर सिफारिशें पहले ही बनाई जा सकती हैं तो दोस्तों फिर वो सिफारिशें सौंप दी जाएंगी सरकार को। फिर क्या लिखा है, अब दोस्तों यहां पर वर्तमान स्थिति बताई है, प्रेजेंट सिचुएशन बताई है 8 सीपीसी की 13 जुलाई 2026 तक। हाल ही में भुवनेश्वर 6 से 7 जुलाई और कोलकाता 9 से 10 जुलाई में हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित करी गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी प्रेजेंट सिचुएशन है वेतन आयोग की कि वेतन आयोग तमाम जगह जाकर मीटिंग कर रहा है, स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग कर रहा है और सुझाव ले रहा है। अभी तक किसी भी फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक किसी भी फिटमेंट फैक्टर पे कोई मंजूरी
नहीं मिली है। अभी वेतन आयोग के द्वारा सोचा भी नहीं गया है फिटनेस फैक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी वेतन आयोग ने फिटनेस फैक्टर के बारे में कुछ नहीं सोचा। यहां पर यह बता दिया है, अभी तक वेतनमान में कोई संशोधन घोषित नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ना ही अभी तक 8 CPC के अंतर्गत ना ही आपकी पेंशन संशोधन करी गई है और ना ही अभी तक पे मैट्रिक्स दी गई है। अभी वेतन आयोग के द्वारा पेंशन बढ़ाने, सैलरी बढ़ाने का कोई काम नहीं करा गया है। फिटनेस फैक्टर डिसाइड करने का भी कोई काम नहीं करा गया है। अभी तक वेतन या फिर पेंशन में किसी भी प्रकार की संशोधन की मंजूरी नहीं मिली है, कोई मंजूरी अभी नहीं दी गई है। यदि इसे पूर्व व्यापी रूप से लागू किया जाता है तो व्यापक रूप से यह उम्मीद है कि यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। जी हाँ दोस्तों, 8 CPC का जो एक्चुअल फायदा है वो आपको मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। लेकिन सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पे कार्यान्वयन तिथि की पुष्टि नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने लिखित तौर पे ये नहीं कहा है कि फायदा आपको 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा, ऐसा सरकार ने लिखित में कहीं नहीं दिया। तो दोस्तों, ये जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई गजट नोटिफिकेशन के तौर पे। कुछ और चीज आपको पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।